अभी नहीं करें, आप लाइव हैं। क्या हुआ? कोई बात नहीं, चलें अब आईटी इंडस्ट्री को शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? क्या बिल्कुल अम्बुश किया आपने आप मुझे? मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। मैं आपका तो इंटरव्यू कर रहा हूँ। चलें बिस्मिल्लाह करें फिर। तो बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ना अहमद चाहते हुए मसरूर भी भाई। जो है ना वो इनाम भाई ने मेरा इंटरव्यू लाइव कर दिया। हम्म, एक काम करते हैं ना, इसको रख दें कहीं ताकि हम दोनों आ जाएं। नहीं ठीक है, बस आप आ रहे हैं बहुत है। चलें आप बताएं अहमद भाई कि क्या है आपकी लाइफ की स्टोरी। मेरी लाइफ की स्टोरी बड़ी मुख्तसर है। बीबीए कर रहा था मैं। बीबीए के दौरान ही फर्स्ट सेमेस्टर ब्रेक से ही मैंने अपने स्टार्टअप शुरू कर दिए। बीबीए से पहले वाले साहब के कारोबार में थोड़ा मैंने वक्त लगाया था, तो मुझे थोड़ा बहुत तजुर्बा था बिजनेस का। तो बिजनेस ग्रेजुएशन के दौरान हमने कहा कि देयर इज नथिंग टू लूज, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं बिजनेस में, यही पढ़ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो उस दौरान काफ़ी स्टार्टअप लॉन्च किए हैं और उसमें जो है वो हमें आम आदमी से ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल गया। उसके बाद हम मैंने फिर 2011-12 में 2-2.5 साल में जॉब की सॉफ्टवेयर हाउसेज में। तो सॉफ्टवेयर सेल्स और मार्केटिंग का अंदाज़ा हुआ। 2013 से फिर हमने अपना स्टार्टअप लॉन्च कर दिया। तो उसमें एक्सपेरिमेंट्स करते गए, बोले खाते गए, इतना कर लिया कि जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी है वो मैं ले लिया करता था, इतनी सेल हो जाती थी। फिर इस तरह साल में ये होता है कि जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं तो कुछ महीने बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, कुछ महीने नहीं गुजरते। तो ये मेरी लाइफ स्टोरी है। ओके, अब आगे आप किस तरह से देखते हैं अपनी लाइफ को? सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में मैं हमेशा बहुत एग्रेसिवली मैं इसको समझता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है तो किसी मकसद के लिए दी है। तो एक एंटरप्रेन्योर जितना अच्छा मार्केट को या इकोनॉमी को सोल्यूशन दे सकता है उतना शायद कोई भी नहीं दे सकता, ठीक है। सही बात है। तो आप देखें अफ्रीका में एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसे ऐसे लोगों ने सोल्यूशंस ईजाद किए हैं आउट ऑफ नथिंग, मतलब आउट ऑफ ह्यूमन वेस्ट। लोगों ने जो है ना, मतलब पीपल हैव डेवलप्ड सॉल्यूशंस आउट ऑफ शिट, ठीक है। हम कहते थे ना, आप अगर सर्च करें गूगल पे, पीपल हैव डेवलप्ड, मतलब ह्यूमन वेस्ट से उन्होंने प्रोडक्ट्स बना ली क्योंकि कुछ नहीं था उनके पास, एक यही चीज़ थी, राइट। तो एंटरप्रेन्योरशिप मैंने मुझे जब से मैं एंटरप्रेन्योरशिप के समुद्र में डूबा हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। और आई कैन, जितना बड़े से बड़ा चैलेंज होता है उतना बड़े से बड़ा जो है वो मज़ा आता है उसको हल करने में। तो उतनी द बिगर द क्राइसिस द बेटर इकोनॉमिक वैल्यू इट यू नो इट हैज़ इन इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल कराची का कचरा एक बहुत बड़ा इशू है। 13,000 टन कराची कचरा प्रोड्यूस करता है और ये बहुत बड़ी इकोनॉमिक वैल्यू है। ऐसे ही मैं एक इवेंट प्लान कर रहा था, मैंने कहा कि कौन सा ऐसा टॉपिक लिया जाए नाम भाई जिसमें हम सबको इकट्ठा कर दें। और कराची में मुझे तो कराची के कचरे के अलावा कोई टॉपिक नहीं मिला। हर रंग नस्ल का बंदा, हर गरीब अमीर, ठीक है ना, हर माइनॉरिटी, मुस्लिम गैर मुस्लिम, हर बंदा हर मसलक का वो इस मौजू पे, इवन इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी आप ट्रैक कर सकते हैं अगर आप, ठीक है ना। तो इसके हवाले से कोई प्लान आप? तो मैं जितना रिसर्च किया इस पे, मुझे तो मैंने देखा कि एक एंटरप्रेन्योरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसानी से इस प्रोजेक्ट को ना सिर्फ हल किया जा सकता है बल्कि बहुत ज़्यादा इसमें पैसे भी हैं, ठीक है। इसी तरह हमने डेजर्ट एंटरप्रेन्योरशिप पे काम किया। थर में जगह हम आबिद बिली भाई अभी लेके गए थे 2013-14 में जब ये ड्राउट हुआ था। तो उस वक्त हमने देखा कि एक सिंपल एंटरप्रेन्योरशिप, अगर डेजर्ट एंटरप्रेन्योरशिप की जाए तो थर के पूरे लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं, बहुत आसानी से हो सकते हैं। तो मैंने तो अभी सिर्फ ये प्लान किया है कि मेरी फील्ड क्योंकि आईटी है, मुझे इसमें एक्सपर्टीज हासिल है और पाकिस्तान ने इस दफ़ा $1 बिलियन की सेल की है, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया है। मतलब इस इकोनॉमी पे मेरा सारा फोकस है। काम करने को तो बहुत सारे हैं, मैंने फोकस अभी आईटी सेक्टर को किया है। $1 बिलियन पाकिस्तान सेल कर सकता है, थोड़ी सी मेहनत करके $3-4 बिलियन जा सकता है।
और पाकिस्तान का जो डेफिसिट है, इकोनॉमिक डेफिसिट, वो $3-4 बिलियन ही है। अभी इमरान खान ने आते ही सबसे पहले यही किया ना, इमरान खान साहब ने, कि पता कराओ भाई भैया, पता लगाओ कितना नुकसान है ना, पाकिस्तान का नुकसान पता लगाओ बस। जी। तो सालाना निकला $4-5 बिलियन। उन्होंने जाते ही सऊदी अरब से और यूएई से जाके बात कर ली। ठीक है? तो IMF की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर वो जबरदस्ती आपको, अगर क्या कहते हैं, आदत लगी हुई है IMF की, तो फिर तो सही है, लेकिन जरूरत नहीं है पर नंबर्स गेम खेलते हैं। कहने का मकसद ये है कि ये थोड़ी सी मेहनत हम IT इंडस्ट्री पे कर लें। ठीक है, चंद हजार सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं पाकिस्तान में, आपको कि टेक्नोलॉजी का बंदा आप लेने निकलते हैं तो आपको नहीं मिलता, और वही आप इंडिया में आपको लाखों मिल जाते हैं। तो उन्होंने पिछले 10-15 सालों में NGOs ने हर इलाके में छोटे छोटे ट्रेनिंग सेंटर्स खोल के लोगों को बेसिक ट्रेनिंग दी है। तब जाके आज उनकी $111 बिलियन की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है। हमारी उनकी 111, ठीक है, $111 बिलियन की इंडिया की सेल है, हमारी $1 बिलियन की। तो हमें थोड़ी सी मेहनत हम कर लें तो $4-5 बिलियन की अगर सेल कर लें तो पाकिस्तान का हालात नहीं से हल हो सकते हैं। करीम में एक ऐप पाकिस्तानी ने लॉन्च की, 5 मुल्कों में 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट की करीम ने। ठीक है, करीम ने अभी 1 मिलियन ड्राइवर्स की वो सेलिब्रेशन की है। तो इसका मतलब ये है कि एक छोटा सा ऐप डेवलपर बनना कोई बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम बच्चा बन सकता है, लेकिन वो उसका इम्पैक्ट देखें कितना बड़ा है। ठीक है, तो अभी मैं अगले 2-4 साल तक मेरा फोकस IT इंडस्ट्री पर ही है, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले सालों में IT इंडस्ट्री को बिल्कुल वाइप आउट कर देगी। अच्छा, ये ऐप भी कंप्यूटर बना लेंगे? मतलब मैं समझता हूँ आप वॉइस कमांड्स भेज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि फिर हर बंदे को ऐप बनानी होगी तो वो वहीं पर ड्रैग एंड ड्रॉप बना लेगा, उसमें प्रोग्रामर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 5-10 साल है अभी IT से कमाने, हो सकता है 10-15 साल हो। तो मैंने फ्यूचर के लिए, तो मैंने अपने लिए तो ये प्लान किया है कि मैं एनवायरमेंटल साइंसेस में जाऊँ, नेचर से कनेक्ट हूँ, क्योंकि नेचर है, इंसान है, नेचर है तो दुनिया है। अगले 200 साल तक भी वो बिजनेस सस्टेन किया जा सकता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग या रिसाइकलिंग या एनर्जी सेक्टर। ठीक है, ये है। लेकिन अभी हाथ में मेरे जो काम है वो IT इंडस्ट्री है, मैं ऐप बनाता हूँ, मार्केट प्लेस और इस तरह की बहुत सारे इकोनॉमिक। अब ये जो नए लोग होते हैं जो कि पढ़ रहे हैं IT, उनको स्टार्टअप के लिए क्या करना चाहिए? क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो लेने चाहिए और वो कर सकते हैं? क्या तरीक़ेकार क्या है, इसका खुलासा क्या है? मैं पिछले कई सालों से स्टार्टअप मेंटरिंग कारोबार में मैंने कदम रखा है और मैंने कई स्टार्टअप्स को मेंटर किया है। मेरे अपने भी स्टार्टअप्स रहे हैं काफ़ी। तो मैंने ये देखा है कि हम लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना हम भाई, वो ये करते हैं कि हम तुक्के लगाते हैं। ठीक है, हम समझते हैं एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप तुक्कों का नाम है। हम कहते हैं कि भाई चले तो शाम तक वरना शाम तक, ठीक है, जो कराची की लैंग्वेज है। तो आई बिलीव के स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप कम्स फ्रॉम योर इनर सेल्फ टू द वर्ल्ड। ठीक है, rather than running after things and trying to grab them। तो जो हमारे जो एलीट है वो सिलिकॉन वैली से बहुत इम्प्रेस है, वो बहुत ज़्यादा वैली करती रहती है। तो मैं तो पहले समझते कि भाई क्या वैली चलता है, तो पता ओ सिलिकॉन वैली को वैली बोलते हैं। एक लेटेस्ट सिंबल है वैली के बारे में, डिस्कशन हो रहा है IT टेक स्टार्ट। वैली इज फॉर सैन फ्रांसिस्को की जो वैली है वो वहीं की इकोनॉमी के लिए सस्टेन करती है। आप एक माचिस की तीली जलाते हैं तो वो पानी के अंदर नहीं चलती, राइट। तो पहले तो मैं सबसे पहले लोगों को बोलता हूँ कि भाई तुक्के लगाना छोड़ दे। ठीक है, और अपने आप सेल्फ डिस्कवरी, अपने आप में डूबे पहले तो, छलांग गोता लगाएं, डाइव करें। वो कैसे डूबता है? इंसान डिपेंड करता है कि वो उसको, हमारे पास जो बंदा आता है उसकी एज पे डिपेंड करता है, उसके पास कितना एक्सपेरिमेंट करने का रूम है। अगर एक स्टूडेंट आता है तो वो हमारे पास अगर मैट्रिक इंटर से आता है या इंटरमीडिएट से आता है कि यूनिवर्सिटी से आता है, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। अगर कोई शादीशुदा बंदा आता है इसके ऑलरेडी, जिसको फॉरेन कोई कैश चाहिए, उसको फिर हम छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स देते हैं। ठीक है, अपने आप को सेल्फ डिस्कवरी में आने के लिए। और एक बहुत आसान सा स्किल है MBTI,
मैं एक कंपनी में एचआर हेड के तौर पे था, मैंने वहाँ सीखा। तो MBTI जो है वो एक बहुत अच्छा टूल है अपने आप को अपने इर्द गिर्द के लोगों को समझने में। MBTI कैसे करते हैं? MBTI सिंपल गूगल पे MBTI टेस्ट लिखते हैं, जो वेबसाइट 2-3 वेबसाइट ऊपर आ जाए उसके क्वेश्चंस आप दे दें। इंग्लिश में होते हुए क्वेश्चंस, आपको अगर ना समझ में आए तो आप इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन कर दें। तो MBTI की जो 4 स्टेप्स हैं, जिसमें एक इंसान को MBTI तोड़ता है 4 स्टेजेस में ना। इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, इंट्यूशन उसकी, ये तो कम्युनिकेशन के, दूसरा कि वो उसके अंदर उसके सोचने की सलीक जो है वो हाफ फुल ग्लास है या हाफ एम्प्टी है, यानी इंट्यूशनिस्ट है या वो बहुत अच्छा मैनेजर है और सेंस बेस्ड उसकी डिसीजन मेकिंग है। तीसरा कि वो लोगों को काम पर तरजीह देता है या काम को लोगों पर तरजीह देता है, मतलब पीपल ओरिएंटेड है या टारगेट ओरिएंटेड है। और चौथा और आखिरी के डिसीजन मेकिंग में वो थोड़ा सोच समझ के स्वॉट एनालिसिस करके जजमेंट बेस्ड डिसीजन लेता है, ठीक है, या वो कोई डिसीजन लेता है कि भले उसमें गलती हो जाए, परसेप्शन बेस्ड। तो इन 4 डिग्नोमेट्रीज पर MBTI एक इंसान को परखता है। तो हम जब इंटरव्यू लेते थे, कई हज़ार इंटरव्यूज लेने होते हैं एक HR हेड को, और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, विद इन 5 मिनट्स आपने डिसाइड करना है अगले की। तो फिर इसी टेक्नोलॉजी, इसी स्किल को यूज़ करते हुए हम अगले को परखते थे। और फिर इससे एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाती है। मतलब किसी का MBTI प्रोफाइल पता चल जाए कि हाँ यही इसका MBTI प्रोफाइल है, तो मैं उसकी आराम से उसकी फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, उसकी हैबिट्स को देखते हुए उसकी, और उसकी वीकनेसेस पता चल जाती है, ठीक है। मुझे जब मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में MBTI किया, मुझे अंदाजा हुआ कि आई एम नॉट अ गुड मैनेजर, आई एम नॉट गुड एट एग्जीक्यूशन, I'm good at creativity and coming with good ideas and stuff like that, but you know, doing the stuff by myself is not my game. तो मैंने फिर PMP की एक सर्टिफिकेशन अटेम्प्ट की, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल की। तो मुझे अब एग्जीक्यूशन की थ्योरी पता है, और जैसे ही मुझे कोई एग्जीक्यूशन मिलता है मैं ठक करके उसको अपने पास हायर कर लेता हूँ। अगर वो हायर नहीं होता उसको पार्टनरशिप में ले आता हूँ या उसका स्टार्टअप बना लेता हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले आपको अपना सेल्फ डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स पता चल जाए, तो फिर आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके पास इन्वेस्टमेंट है नहीं है, और आपके पास क्या ऐसे एसेट्स हैं आपकी फैमिली में, आपके घर वालों में, आपके रिश्तेदारों में, ऐसे कौन से कॉन्टैक्ट्स हैं जिनको कोई प्रोडक्ट सेल किया जा सकता है, और क्या वो प्रोडक्ट और सर्विस आपकी मिजाज के मुताबिक है नहीं है। यहाँ से एक एंटरप्रेन्योरशिप, एक आम आदमी को एंटरप्रेन्योर बनाने के पीछे ये साइंस है। फिर उसके बाद हम इंक्यूबेशन में उसको लेकर आते हैं। सेल्फ डिस्कवरी के बाद एक स्टेज होता है रैपिड एक्सपेरिमेंटेशन का, जिसमें हम अगले को कहते हैं कि भाई तुम डिपेंडिंग अपॉन हिज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करो। स्टूडेंट है तो 2-3 महीने का एक्सपेरिमेंट वो कर सकता है, लेकिन अगर वो शादीशुदा बंदा है जो जॉब कर रहा है तो वो 2-3 दिन से ज़्यादा का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, ताकि वंस फाइनली वो डिसाइड कर दे कि उसको कौन सा बिजनेस करना है, फिर हम उससे बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने की बेस्ट एज क्या है? एज एक्सपेरिमेंट्स, ये जितनी बड़ी कंपनीज हैं जो बड़ी हुई हैं वो एक्सपेरिमेंट करके ही बड़ी हुई हैं। रैपिड एक्सपेरिमेंटेशन ही वेस्ट का एक टूल है जो जिन्होंने, यानी जिसको वो लोग रिसर्च डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो बेसिकली टू बी एक्यूरेट वो एक रैपिड एक्सपेरिमेंटेशन करते रहते हैं जिसको सर्वे और ये वो का नाम देते हैं। वो क्या है, वो रैपिड एक्सपेरिमेंटेशन है। तो एक्सपेरिमेंटेशन तो कभी नहीं रुकती, एक्सपेरिमेंट करके ही आपको टू डूज और नॉट टू डूज मिलते हैं। ये काम नहीं करना है, इसकी भी बड़ी कॉस्ट है, वरना वही काम आप हजारों लाख रुपए लगा के भी सीख सकते हैं कि यार तुमने गलत कर दिया। तो ये है। अभी जो आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा। अभी तो मैंने एक तरफ एंटरप्रेन्योरशिप और एक तरफ टेक्नोलॉजी, इसका अगर वेन डायग्राम बनाए तो IT एंटरप्रेन्योरशिप यानी टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप में मेरा फोकस है कि मैं लोगों को, जो मैंने 10 साल सॉफ्टवेयर हाउस चलाया है, मैं लोगों को सॉफ्टवेयर हाउस चलाना सिखा रहा हूँ, लोगों के भी सिखा रहा हूँ कि ये एक काम है तो कर। सॉफ्टवेयर हाउस चलाने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है? ये काम बगैर इन्वेस्टमेंट के भी किया जा सकता है, अगर इंसान खुद इसमें ज़्यादा खुद इन्वॉल्व हो जाए, जैसे फ्रीलांसिंग है।
और अगर प्रॉपरली किया जाए तो 3-4 लाख रुपए से एक अच्छा काम शुरू किया जा सकता है। हम्म, इस काम में अम, जो सबसे बड़ा नुकसान है वो फिक्स कॉस्ट है कि आप बेसिकली अगर बंदा मार्केटिंग सेल्स पे पहले फोकस कर ले और बाद में प्रोजेक्ट विन कर लेता है तो हज़ारों सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जिससे आप करवा सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है बजाय इसके कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स तो बहुत हैं। तो कौन सी प्रोडक्ट बनाएं कि वो बिक जाए, वो कस्टमर की नीड हो और वो बार बार सेल हो, उसमें उसमें तजर्बा चाहिए। तो और पाकिस्तान में इतना गैप है, पाकिस्तान में भी नई नई आया 4G 3G मुख्तलिफ इलाकों में जा रहा है। ठीक है, पाकिस्तान में आप 1 करोड़ का सॉफ्टवेयर नहीं बेच सकते, लेकिन आप 1 करोड़ लोगों को 100 रुपये का सॉफ्टवेयर तो बेच सकते हैं ना। 100 रुपये का सॉफ्टवेयर आप 1 करोड़ लोगों को बेच सकते हैं, 100 करोड़ कमा सकते हैं। 1 करोड़ लोगों आराम से मिल जाएंगे आपको अगर आप एक बहुत कोई अच्छी प्रोडक्ट लेकर आए। कोई मिसाल इसकी? मिसाल करीम, करीम ने नहीं क्या, कोई आ ही नहीं रहा था पाकिस्तान। उबर तो बाद में आया ना, करीम आ गया पहले। कराची में और अर्बन सिटीज में हम कितना टैक्सी वालों के धक्के खाते थे। घर में दावत हो गई तो 1-2 लड़के जाने भाई जाओ जाके रिक्शा पकड़ के ले आओ, रात में 1000-1500 रुपये ले रहा है। ठीक है ना, आपको अगर कोई बाहर से कोई फॉरेनर आ गया तो उसको लूट मची है। ठीक है, खवातीन से बदतमीजी, मुझे याद है वाले साहब के सामने एक रिक्शे वाले ने अम्मी से बदतमीजी की, अब्बू एक तो मुझसे में आ गए वगैरह वगैरह। तो ये गैप था जो करीम ने उसको मोनेटाइज किया और आज करीम के कितना यूजर्स है। तो एक्चुअली जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, डेवलपर होता है, उसकी तो ये थिंकिंग नहीं होती कि पूरा कारोबार कैसे चलना है। ये सबसे बड़ा पोनी वो लोगों क्या के जहन में ये है कि सॉफ्टवेयर हाउस चलाने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? ऐसा नहीं है, क्योंकि दो बातें हैं, एक तो किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बिजनेस करना नहीं सिखाया जाता यूनिवर्सिटी में। ठीक है, उसको सिर्फ कोडिंग करना सिखाया। दूसरी बात ये है, एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकता, बहुत अच्छा इंजीनियर, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक बिजनेसमैन नहीं बन सकता। एक नेचुरल ट्रेड है। ठीक है, मुझसे आप पूरे दिन बैठा के बातें करवा लें, मैं जो हूँ ना बस मुझे पानी का गिलास चाहिए, गला सूखेगा तो पानी पी लूंगा और बोलता रहूँ। ठीक है, मैं जब स्कूल में था मुझे याद है मेरी मिस ने मेरे मुंह पे टेप लगाती था, मैं इतना बोलता था। ठीक है, मैं तो कभी इंजीनियर नहीं बन सकता भाई। इंजीनियर बनने के लिए आपको अपने आप को बंद करके इतना पढ़ना पड़ता है, या ठीक है, इंजीनियर बनने के लिए मतलब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, और इंट्रोवर्ट होना चाहिए एक इंजीनियर को। जब भी वो कंसंट्रेशन से कोई लॉजिकली कोई कोड लिखेगा, सॉफ्टवेयर बनाना है वेरी हेल ऑफ अ जॉब। तो कुछ लोगों को अल्लाह ने सेल्समैन बनाया है, कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने जो है ना वो इंजीनियर एग्जीक्यूशन की सलाहियतें दी हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया। तो दोनों का बंधन, दोनों की पार्टनरशिप, दोनों का मिलाप जो है ना वो एक सक्सेसफुल बिजनेस बनता है। तो वो कैसे मिलते हैं आपस में, कहाँ मिले हम? अ, अब डेवलपर है वो बिजनेसमैन कहाँ ढूंढे, क्या करेंगे उसके लिए, क्या मशवरा है आपका? एक्चुअली बहुत हमारे मुल्क में बहुत फेस बहुत सारे टैलेंट हंटर होना चाहिए। ठीक है, आपको मैं एक कारोबारी आदमी जिसके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, मैं तो बोलता हूँ कि भाई उसको टैलेंट के पीछे ऐसे भागना चाहिए जैसे वो खाने के पीछे भागता है या उसके पीछे भागता है। ठीक है, उसको टैलेंट को मोनेटाइज करना आना चाहिए, उसके लिए थोड़ा सब्र चाहिए होता है। ठीक है, आपको अगर किराए पे कोई जगह आपने एक इन्वेस्टमेंट बनाई, उसको किराए पे दे दिया, तो आप करोड़ों रुपए की जगह इन्वेस्ट करते हैं, आपके करोड़ों रुपए ब्लॉक होते हैं, तब जाके थोड़ा सा किराया आता है। ठीक है ना, तो अगर आप यही काम एक इंक्यूबेटर बना के कर लें, छोटे छोटे आप एक्सपेरिमेंट करें लोगों को। आपकी बेगम आ गई है अच्छा जी। oh my God, तो भाई मुझे एम्बुश किया गया, मैं बिल्कुल भी जबरदस्ती हुआ मेरे साथ आज ही। अच्छा, तो अब मैं कुछ बोल नहीं सकता, अब तो आपको बंद करना पड़ेगा। नहीं, अच्छा आप टॉपिक तो पूरा कर लेना। हाँ कि वो मतलब कारोबारी बनने का फर्ज है कि वो डेवलपर ढूंढे। हाँ, कारोबारी बनने का फर्ज है कि वो डेवलपर पर कुछ पैसे लगाए, कारोबारी नहीं,
एंटरप्रेन्योरशिप, हम्म, कारोबारी में और एक बिजनेसमैन में और एंटरप्रेन्योर में यही बड़ा फर्क होता है। हम्म, एक बिजनेसमैन दो दो चार की बात करता है, ठीक है। हम्म, एंटरप्रेन्योरशिप बंदा थोड़ा रिस्क टेकर होता है, थोड़ा सा उसको किसी क्राइसिस के ऊपर, किसी कॉज के ऊपर काम करता है वो, ठीक है। और लोग ये समझते हैं कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में पैसा नहीं है। आपको एक मिसाल के तौर पे जिन लोगों ने 30 साल पहले लोड शेडिंग को अपना कारोबार बनाया, आज वो करोड़पति अरबपति हैं। जिन्होंने पावर जनरेशन में पैसे लगाए, चाहे वो उन्होंने बैटरी की इंडस्ट्री में पैसे लगाए या जनरेटर्स की इंडस्ट्री में पैसे लगाए, ठीक है। 30 साल लगे उन्हें, लेकिन उन्होंने किसी क्राइसिस को, आज कोई बंदा वाटर क्राइसिस को अपना गोल बनाए और उसको बिजनेस करे, या जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को करे, या स्मॉग को लेके करे, या मेल न्यूट्रिशन को लेके करे, या कोई भी क्राइसिस उठा ले, तो 30 साल बाद वो करोड़पति अरबपति होगा। अच्छा, इसके लिए क्या प्लेटफॉर्म है? मतलब ऐसे जो भी लोग हैं जो ख्वाहिश रखते हैं कि हाँ यार ये जो है ना थोड़ी अच्छी इंडस्ट्री है, इसमें कूदा जाए, तो वो क्या करें? वो कहाँ पे आएँ, किससे मिलें, कैसे शुरू करें? बहुत सारे इदारे खुले हुए हैं जो कि अब मेंटरशिप दे रहे हैं, और हम भी इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं। हमारी वेबसाइट है 100 स्टार्टअप्स क्लब। 100startupsclub.com। जी, अच्छा जी। फेसबुक पेज भी है इसका, वो आपको इनबॉक्स कर दें या मुझे इनबॉक्स कर दें, जी या इस ठीक है। पेज पे इनबॉक्स कर दें, ठीक है। हमने इसको बड़ा लो प्रोफाइल रखा है अभी, अच्छा, और कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास 10-15 स्टार्टअप्स हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं कहाँ पे इनिशियली। लोकेशन है आपकी? हम IBA में इंक्यूबेटेड अच्छा हैं। ठीक है। हमारा खुद ये IBA के इंक्यूबेशन सेंटर में इंक्यूबेटेड है। हम्म, ये है सिलसिला। अच्छा, तो आप टीम आपकी क्या सर्विसेज हैं फ़िलहाल? अगर आपसे किसी ने सॉफ्टवेयर बनवाना हो, किस तरह के सॉफ्टवेयर बनाते हैं आप? मेरी मेजर एक्सपर्टीज तो मार्केट प्लेस ऐप्स की तरफ है। हम्म, ऐसे प्लेटफॉर्म्स जहाँ बायर और सेलर आपस में बाइंग सेलिंग कर सकें, हम्म, मार्केट प्लेस ऐप्स ज़्यादा मेरे फोकस सारा इसी पर है, क्योंकि अभी सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज सैचुरेट हुई हैं। करीम उबर ने टैक्सी हेलिंग इंडस्ट्री को किया है, हम्म, इसके फूड अलावा पांडा। फूड पांडा ने रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को कर लिया, Zomato.com ने रिट्रीट कर लिया। बाकी सारी इंडस्ट्रीज ओपन है कि ठीक। कोई उस पर एक्सपेरिमेंट करे, शुरू करे, फिर इन्वेस्टर की नज़र में आए, वो उस पर फंडिंग करे। हम्म, तो मैंने अभी बहुत सारी इंडस्ट्रीज को हम फोकस कर रहे हैं, जिस पे हम मार्केट प्लेस बना रहे हैं। मतलब ये है कि हर इंडस्ट्री की एसोसिएशंस आपसे रब्ता कर सकती हैं? कोई भी एंटरप्रेन्योर रब्ता कर सकता है, अच्छा। तो पैसे हो या ना हो। हम सबसे बड़ा जो चैलेंज है मेरे लिए वो ये है कि जिसके पास पैसा है वो तो बिजनेस कर सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो, उसको हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और जितना बड़ा चैलेंज होता है उतना मज़ा आता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। सही सही सही। बाकी इसके अलावा जो है वो आपकी इस इससे हट के क्या एक्सपर्टीज आपकी आईटी के, आईटी से हट के? मेरी दो ही एक्सपर्टीज हैं, एक स्टार्टअप्स को मेंटोर करना और एक सॉफ्टवेयर बना के देना, मैनेजमेंट सिस्टम या अभी दो ही चीज़ों पे फोकस किया है। मैंने बताया आगे चल के मेरा प्लान है एनवायरमेंटल साइंसेस में घूमना। कराची जीरो वेस्ट कराची चैलेंज एक प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। कराची को कचरे से पाक करने की जिम्मेदारी ली है, और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप पे ज़्यादा फोकस है मेरा। ये अच्छा याद रहा आपको, क्योंकि अब एंटरप्रेन्योरशिप पे तो बहुत काम कर रहे हैं, सिलिकॉन वैली के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे अदारे चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो 65 या 70% आबादी गांव देहातों में रहती है, और उसके लिए लोग नहीं काम कर रहे। हालांकि वो एक अनटैप्ड मार्केट है, और वो बड़ी एक बहुत ही बड़ी बूमिंग मार्केट है। प्रोड्यूसर्स वही हैं, है ना। वो लोग प्रोड्यूस करते हैं, फिर बीच में मिडिल मैन उनसे लेता है, फिर और आते 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 फिर वो एक्सपोर्ट होता है या यहाँ पहुँचता है। तो अगर एंटरप्रेन्योर्स डायरेक्टली वहाँ तक पहुँच जाएं किसी भी तरह, तो ये है सिलसिला। अभी मेरा जो इरादा है वो स्ट्रैटेजी ये है कि IT ट्रेनिंग सेंटर्स हम का एक नेटवर्क हम बनाना चाह रहे हैं, जहाँ जहाँ इंटरनेट पहुँच चुका है। सही। तो वहाँ पर हम फिर कराची से बैठ के सबको ट्रेनिंग दें और लोग तैयार करें इंशाल्लाह। अभी तक पाकिस्तान में आईटी के हवाले से कौन से लोग या एरिया बेस्ट है? IT इंडस्ट्री को ले लें तो कराची में सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, और उसके आगे लाहौर में है, अच्छा। और उस बकिया जो रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान है वो तो बहुत ना होने के बराबर है।
फ्रीलांसर्स की कम्युनिटी आपको हर जगह मिलेगी, जिनके पास एक लैपटॉप है, एक इंटरनेट है, और वो ऑनलाइन इंडस्ट्री से कनेक्टेड है। अच्छा, एक फ्रीलांसर अगर कोई एक स्किल सीख लेता है तो एवरेज क्या कमा लेता है? फ्रीलांसर्स लाखों में कमाते हैं, बहुत ही कम फ्रीलांसर्स हैं जो हजारों में कमाते अच्छा। हैं। फ्रीलांसर्स और एक कोई बताता नहीं है, हम्म। सब बताता नहीं है कोई। सही। लेकिन एक फ्रीलांसर घर बैठे आराम से, अगर लेट्स सपोज वो $5 का लोगो बना रहा है और एक दिन में वो 10 लोगोस बना रहा है, $5,000 डेली कमा रहा है ना, 1.5 लाख रुपए माह कमा रहा है ना। बिल्कुल। और लोगो बनाने में ना उसको इंग्लिश की जरूरत है, ना ज्यादा उसकी जरूरत है, ठीक है। अगला $5 दे रहा है तो वो ज्यादा नखरे भी नहीं कर रहा। तो ये सुनने में आता है कि पाकिस्तानियों को लोग काम नहीं देते इंटरनेशनल मार्केट में, ऐसा है ये क्या? था, अच्छा। लेकिन अब इंडिया जो है वो इतना महंगा हो गया है। 10 साल पहले जो काम इंडिया $20 में करता था, आज वो $200 में भी नहीं कर रहा। तो इसलिए सारा बिजनेस पाकिस्तान आ गया। अच्छा। ठीक सही है, है। तो इसलिए लोग मजबूर हैं पाकिस्तानियों से काम कराने, और इंडियंस के बाद पाकिस्तानी ही अच्छा काम करते हैं। अभी दूसरे जो कंट्रीज है, बांग्लादेशी, फिलीपींस वगैरह, दे आर स्टिल लर्निंग। तो पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री इसलिए दुनिया में तीसरे चौथे नंबर पर आ गई है। अच्छा। पाकिस्तान में जो $1 बिलियन आए हैं वो फ्रीलांसिंग से ज़्यादातर आए हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस से आए हैं। सही। तो जितना पोटेंशियल इस इंडस्ट्री में है अगले 5-10 सालों तक, तो मैं आपको नहीं सब भाग भी दिखा रहा हूँ और आगे बता भी रहा हूँ कि आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको, इस इंडस्ट्री को, इट्स ईटिंग अप, ठीक है, स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ चलने के लिए क्या करना चाहिए आईटी के लोगों को या फिर दूसरे कारोबारियों को? यू कैन ओनली फाइट अगेंस्ट द मशीन विद योर क्रिएटिविटी, बस। और मशीन भी आहिस्ता आहिस्ता क्रिएटिव होती जा रही है, ऐसी बात नहीं है। थिंकिंग आईबीएम वाटसन लॉन्च कर लिया, वाटसन। और खास तौर पे आज जो बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसको वो कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा है जो उसके 10 साल बाद काम आएगा। तो हाँ, यू पीपल हैव टू लिव इन द फ्यूचर। मैं 10 साल बाद क्या करूंगा, ठीक है। उस वक्त तो ज्यादा जिम्मेदारी होंगी। एक स्टूडेंट जो आज पढ़ रहा है, 10 साल बाद उसके बीवी बच्चे होंगे, ठीक है ना, तो जिम्मेदारियां ज्यादा होंगी। अगर वो स्किल सीख लेगा तो 10 साल बाद तो किसी काम का नहीं है। सही है। उसका तो टाइम, अभी जो टाइम वो वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो वी हैव टू लिव इन द फ्यूचर। जैसे करीम आया, उसने पुरानी जॉब टैक्सी वालों की और रिक्शे वालों की खत्म की, तो नई जॉब्स क्रिएट की, राइट। तो हमें हमें वी हैव टू लिव इन द फ्यूचर। मिसाल के तौर पे हमें ड्रोन टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर चाहिए, सही। हमें हर गली में 8 ट्रैफिक कंट्रोल वाले चाहिए, नहीं चाहिए? चाहिए ना, क्या बोलते हो आप? बिल्कुल चाहिए। है ना? तो क्या कोई आज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनना चाह रहा है? नहीं बन रहा, ठीक है। तो वी हैव टू थिंक आउट लाउड। अच्छा, ये आपने जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की बात की थी ना, उस हवाले से ये सदाकत भाई आए हैं आपको देखने, तो ये वो कर रहे हैं god2gods.com बनाई है ना। अच्छा, माशाल्लाह। इसमें जो है वो लोग आराम से इन्वेस्ट करें और प्रॉफिट लेते रहें बैठ के। बड़ा ज़बरदस्त इनका सिस्टम है। अच्छा, इनसे मिलवाऊंगा मैं आपको इंशाल्लाह। अच्छा, जबरदस्त। चलें, ठीक है अहमद भाई, बहुत शुक्रिया थैंक यू आपका सो टाइम मच, देने जज़ाकल्लाह खैर। का। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।